चलें बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हम लोग अपना पेपर। और टुडेज पेपर इज़ मई जून अक्टूबर नवंबर 2023 5054 P22 एंड इट्स टाइम इज़ 1 hour 45 minutes। ठीक है। और इसमें जो टोटल टाइम है, टोटल मार्क्स है हमारे इस पेपर के 80 मार्क्स है मेरे बच्चे। ये न्यू सिलेबस से रिलेटेड है और हम आपके पास जो पेपर आने वाला है वो भी इसी पर ही, इसी पैटर्न पर ही बेस्ड होगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको रिसेंटली पेपर सॉल्व करवाए जाएं एज मैनी एज पॉसिबल। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। क्या हमारे पास जैसे पेपर 4 में मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, लाइट एंड लेंसेज पहले करेंगे, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग वेव वाले ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो क्या सर इस वाले में भी हम लोग कोई ट्रिक फॉलो अप करेंगे? तो मेरे बच्चे इसमें हम लोग ये ट्रिक फॉलो करेंगे, सेम होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर लिखते चले जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर 2 का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिर मैग्नेटिज्म, फिर न्यूक्लियर का सेक्शन आएगा। न्यूक्लियर से मुराद ये है स्पेस फिजिक्स इसमें आ गया। और आपके पास जो न्यूक्लियर है अल्फा बीटा गामा रेस से रिलेटेड, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, दीज ऑल। ठीक है। इसके बाद फिर आप मूव करेंगे नंबर 4 प्रेशर, 5 लाइट, 6 वेव एंड थर्मल। वेव के फौरन बाद ही थर्मल आपने अटैम्प्ट करना है या थर्मल के साथ ही वेव को अटैम्प्ट करना है। एंड आफ्टर दिस 6th 7th पे फिर आप मूव करेंगे फोर्सेस, मास, वेट एंड डेंसिटी। ठीक है ना, इन शॉर्ट जर्नल फिजिक्स पे, काइनेमैटिक्स एक्सेट्रा। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आपका जर्नल फिजिक्स वाला, ये बहुत अब बेसिक लगता होगा। ठीक है, अब इजी लगता होगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ लिया, ग्रेड 9 में पढ़ा, लाइक O1 में पढ़ा, लाइक O2 में पढ़ा, फिर O3 में फिर पढ़ा। तो अब आप लोगों को ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इजी लगता है। ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा हार्ड पोर्शन लगता होगा लाइट, लेंसेज, साउंड, वेव, ये वाला, क्योंकि ये जस्ट आपने O2 में पढ़ा था। फिर थोड़ा सा हार्ड पोर्शन लगता होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर, ठीक है, स्पेस, ये वाला थोड़ा सा हार्ड लगता होगा क्योंकि ये भी रिसेंट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा। तो आप लोगों को जो रिसेंट है, क्योंकि आपने न्यू रिकॉल किया हुआ होता है एग्ज़ाम से पहले, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो पुरानी चीज़ें वो तो काफ़ी दफ़ा याद हैं, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप लोग क्या करोगे, रिसेंट जो चैप्टर्स आपने पढ़े उसको पहले अटैम्प्ट करोगे, उनको अटैम्प्ट करने के बाद फिर आप मूव करोगे अपने न्यू क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले ये पेपर आपको मिला, ठीक है ना। इस पेपर में सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्वेश्चंस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है, आप ढूंढोगे इस तरह से। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 मुझे मिल गया इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आंखें खोल के, आंखें बंद करके नहीं करना, आगे खोल के अटैम्प्ट करना शुरू कर देंगे। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन अ बैटरी, अ फिक्स्ड रेजिस्टर, अ वोल्ट मीटर एंड अ थर्मिस्टर। इन फिगर 7.1 इज एन इनकम्प्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, द थर्मिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल T1 एंड द T2। एग्जामिनर बोल रहा है कि थर्मिस्टर है। कंप्लीट द फिगर 7.1, 7.1 को कंप्लीट कर लें। कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके दरमियान में क्या चीज़ अटैच कर दें, थर्मिस्टर अटैच कर दें। कैसे, थर्मिस्टर का सिंबल याद है ना, याद है ना आप लोगों को थर्मिस्टर का सिंबल। ठीक है, वो सिंबल कैसे होता है, कुछ इस तरह का। ठीक है,
चलें भाई जल्दी से ये करें। Done. Number next. The resistance of R is this. The reading on the voltmeter is this. Calculate the current in R. ठीक है, कैलकुलेट करें भाई करंट को, जल्दी से कैलकुलेट करें। वोल्टमीटर दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिए, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ आर, या आपको रेजिस्टेंस ऑफ आर दे दिया है कितना 2.5, वोल्ट मीटर की वोल्टेजेस कितने 0.40 वोल्ट। शाबाश मेरे बच्चे, जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर निकाला। करंट मुझे बताओ कितना निकाला, शाबाश। देखो कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बार बार पूछूंगा क्या निकाला करंट, यहाँ पे मैं लिखूं, आप लोग फौरन आंसर करो बेटा मुझे। क्या निकाला करंट, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, शाबाश। मैं म्यूटेड तो कहीं नहीं हूं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल पुट करो 0.40 वोल्ट, R कितना है 2.5 ओम्स, ये मल्टीप्लाई है वहां पर ले जाके डिवाइड करवाओ, I निकालो जल्दी से, क्या निकला I। ओम्स लॉ तो यार सिंपल यूज करना था आप लोगों को। .16, वेरी गुड, 0.16 एम्पेयर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, तो इसलिए अभी हम क्या पुट करेंगे, एम्पेयर पुट कर दिया अभी हमने, ठीक है बेटा, जल्दी से आंसर किया करो ना, शाबाश। द पावर ट्रांसफर इन आर, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पावर इन आर। पावर अब आप कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, वोल्टेज आपके पास है, करंट आपके पास है, पुट करके पावर निकालो। करंट कितना है, क्या आंसर निकला, बहुत सुस्त हो, बहुत सुस्त हो सब, 0.064, watt। Now move on the next point, the temperature of the thermistor increase, ठीक है, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या कह रहा है एग्जामिनर, टेम्परेचर ऑफ द थर्मिस्टर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा दिया है अभी हमने। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपने मुझे बताना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पास क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, ये मेरी बात लाजमी याद रखना, तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब ये कि करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। जब करंट जब फ्लो हो रहा होता है तो इंक्रीज इन करंट सिंपल इज दैट हो रहा होता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है जब करंट जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी,
ठीक है ना। और जो वोल्ट मीटर पे जो वोल्टेजेस हैं वो भी क्या आने शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दोनों मेरी बात लाजमी याद रखिएगा। वेरी गुड बेटा जनक, वेरी गुड परिहान। सो वी कैन राइट इट डाउन। ड्यू टू दिस current is increases and the resistance is decreases. Due to increase in current, voltage is also इंक्रीजेस। ठीक है, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, एनी कन्फ्यूजन? ओके, अब आ जाओ मैग्नेटिज्म वाले सवाल पे। मैंने क्या बोला था, करंट, मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर एंड स्पेस। न्यूक्लियर और स्पेस एक ही मतलब के पोर्शन के साथ करना है आपको, उसको एक ही कंसीडर करें। और फिर जर्नल फिजिक्स। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाए मेरे पास क्या है, ऑन फिगर 8.1 शो अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, अटैच। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट एक अटैच है हमारे पास एक स्प्रिंग के साथ, अटैच टू वन एंड ऑफ अनस्ट्रेच स्प्रिंग एंड हेल्ड एट रेस्ट जस्ट अबव अ सोलेनोइड। ठीक है, किसके साथ, जस्ट अबव अ सोलेनोइड। ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज़ हो रहा है, द सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एम मीटर। और वो किससे के साथ कनेक्टेड है, सेंसिटिव एम मीटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जब सेंसिटिव एम मीटर के साथ कनेक्टेड है तब हम क्या चीज़ बोलेंगे मेरे बच्चे वहाँ पे, द सोलेनोइड इज कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव एम मीटर, स्टेट द नेम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम विच परमानेंट मैग्नेट आर मेड। परमानेंट मैग्नेट किस चीज़ से मेरे बच्चे बनता है, स्टील। वेरी गुड, स्टील। आप इसका आंसर लिख दोगे स्टील। द मैग्नेट इज रिलीज एंड मूव डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सोलेनोइड। रिलीज कर दिया एंड इट मूव डाउनवर्ड टू द सोलेनोइड। The ammeter shows that there is a current in the solenoid when the magnet moves. ठीक है, करंट होगा सोलेनोइड में जब मैग्नेट मूव हो रहा है। वो एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ करंट इन द सोलेनोइड। सोलेनोइड में करंट क्यों बनेगा, 3 पॉइंट्स बताने बी के 1 में। शाबाश, बी के 1 में एक बात लाजमी याद रखना है, नंबर 1, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट्स विद द सोलेनोइड और द कॉइल देन इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज जनरेटेड। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या चीज़ हो गई, नंबर 2 पॉइंट इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर दें, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट हो गया। नंबर 2, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और द इंड्यूस ईएमएफ इज प्लेस क्लोज टू द सर्किट। ठीक है, इन अ क्लोज सर्किट। ठीक है, उसको एक क्लोज सर्किट में प्लेस किया जाता है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो सके और आप इजीली सारी चीज़ें देख सकें। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट्स विद द सोलेनोइड, ड्यू टू दिस इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट इज जनरेटेड। Why there is a current in the solenoid? Number 1, magnetic field lines cuts solenoid. Number 2, due to this induced EMF or induced current is formed, and this whole
process is, and you can say that induced EMF, यहाँ पे लिख रहा हूँ induced EMF or current is caused in a closed सर्किट। ठीक है, एक क्लोज सर्किट में ये सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। यस, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? अच्छा, जनक ने किया व्हेन यू मूव द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड सर्ट्स विद द सोलेनोइड एंड इंड्यूस करंट इज जनरेटेड। वेरी गुड। उम्मे हानी ने भी यही बोले, बीइंग कट विद द सोलेनोइड। वेरी गुड मेरे बच्चे, बोथ ऑफ यू, अब दोनों के आंसर्स बिल्कुल सही है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, the current causes the top end of the solenoid to become a s pole of the electromagnet। जाहिर सी बात है, एक s pole बन गया टॉप पे। the bottom end of the permanent magnet is an s pole। ठीक है, the bottom क्या है? s pole। explain why the top end of the solenoid become an s pole as a permanent magnet move downward towards the solenoid। ठीक है, permanent magnet कैसे मूव होगा? downward towards the सोलेनोइड। अब मेरे पास क्या चीज़ है एट दैट पॉइंट बी के 2 में? देखिएगा, एग्जामिनर बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई द टॉप एंड ऑफ द सोलेनोइड बिकम एन एस पोल। क्यों बन रहा है टॉप एंड? ये देखिएगा क्लास, ये कह रहा है कि टॉप एंड मेरे पास यहाँ पे एस पोल बनेगा और बॉटम वाला एंड हमारे पास नॉर्थ पोल बनेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इस वजह से होगा बिकॉज लेंजेस लॉ ने हमें क्या मेंशन किया था? लेंजेस लॉ ने हमें बोला था द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ और द इंड्यूस करंट इज ऑलवेज अपोजेस इन द सर्किट। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जाम्पल्स लेंसेज, यहाँ पे लेंसेज की बात होगी, जिस डायरेक्शन में हम आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जब इंड्यूस करंट जब जनरेट होगा तो इसका यही मतलब है कि करंट कहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा? यहाँ से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से जब निकल रहा है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन थी? इस तरह से थी। इस बात को थोड़ा सा समझना गौर से। लाइक इसकी डायरेक्शन थी अपवर्ड, तो यहाँ से फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से हम क्या चीज़ बोलेंगे मेरे बच्चे? हम यहाँ पे यही बोलेंगे लेंजेस लॉ मेंशन दैट lenses mention that current is always produced in opposite direction. Due to this opposite poles of magnet is formed. The magnet oscillates ups and down. ठीक है, उसमें ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रही है अप एंड डाउन. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द करंट इन द सोलेनोइड. अब आपको बताना है कि ऑक्सीलेशन तो प्रोड्यूस हो रही है ना अप्स एंड डाउन. अब आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट हैपेंड टू द करंट इन द सोलेनोइड. सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन पे क्या चीज़ फर्क पड़ेगा. मैग्नेट मूव विद द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रोल. जी बेटा बिल्कुल. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द करंट इन द सोलेनोइड. जाहिर सी बात है जब वो अप्स एंड डाउन जब वो मूव करवा रहे हैं मैग्नेट को लाइक इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करवा रहे हैं तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी
चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द करंट भी चेंज हो जाएगा। अगर हमने फास्टर मैग्नेट इन्वर्ट किया तो हमारे पास करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बट when we move out the magnet slower, then what happened, तो हमारे पास करंट फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम कट करेंगी किसके साथ, कॉइल के साथ। तो हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी मेरे बच्चे, कम फिर करंट फिर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब हमारे पास देखिएगा इधर गौर से, इट चेंजेस द direction of current and the magnitude of current as well. It may be increase or decrease. क्लियर, यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी? यस, देखो मैग्नीट्यूड या इंक्रीज होगा या डिक्रीज, हम एक स्पेसिफिक ये नहीं लिख सकते कि इंक्रीज ही होगा। हो सकता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कट कर रही थी कॉइल के साथ वो स्लो कट कर रही हो। अगर स्लो कट करेंगी तो करंट डिक्रीज होगा, मतलब कम फॉर्म होगा, और अगर फास्टर कट करेंगी तो उतना ही ज़्यादा करंट मतलब मोर जनरेट होगा। इस वजह से आप ये चीज़ लिखोगे वहाँ पे। क्लियर? यस, एनी कन्फ्यूजन टिल नाउ, एनी क्यूरी? यस मेरे बच्चों, ऑल गुड ऑल ऑफ यू टिल नाउ? ओके गुड। चलें जी, स्पेस देखो मैंने क्यों बोला था स्पेस और न्यूक्लियर का, ये देखो स्पेस और न्यूक्लियर का मर्ज करके समटाइम सवाल आता है। ये देखो ऊपर स्पेस का उसने इंटरस्टेलर की बात की हुई है, ठीक है, इंटरस्टेलर की बात की हुई है, और नीचे एग्जामिनर ने क्या बात कर दी, न्यूक्लियर की बात कर दी, ठीक है। तो ये वाला सवाल अब हम लोग एक साथ ही इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, और फिर हमारे पास फिर नीचे न्यू क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड। नंबर 1, इन द स्पेस एंड इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ द डस्ट एंड द गैस कोलैप्स टू फॉर्म अ प्रोटोस्टार। ये तो आपको पता है कि गैस और डस्ट के पार्टिकल जब मिलते हैं तो प्रोटोस्टार फॉर्म होता है। द क्लाउड कंटेन हाइड्रोजन, क्लाउड्स क्या चीज कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन। डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस एज द क्लाउड कोलैप्स एंड फॉर्म द प्रोटोस्टार। कोलैप्स हो रहे हैं और वो क्या चीज़ फॉर्म कर रहे हैं, प्रोटोस्टार फॉर्म हो रहा है। तो अब आपको इसमें से बताना है इसमें क्या चीज़ होगी। इसमें दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक तो है इसमें, ठीक है, नंबर नेक्स्ट, और नंबर 2 क्या है, टू इंटरनल एनर्जी और द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, इंटरनल एनर्जी होगी और इंटरनल एनर्जी इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर चीज़ देखिएगा, from the gravitational potential energy, from the gravitational potential energy it forms, and due to this its potential energy is decreases and internal energy
इंक्रीजेस, और उसमें क्या चीज़ हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड द काइनेटिक इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजेस। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, द collapse result in a nuclear reaction in the protostar that involves the isotopes hydrogen 3 H31. The isotopes hydrogen 3 is radioactive. It decay by बीटा पार्टिकल इमिशन। ठीक है ना, बीटा पार्टिकल्स इमिशन से वो डिके हो रहा है। स्टेट हाउ द न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आर यू गेटिंग न्यूट्रॉन नंबर? जी, क्या फरमाया आपने? बिकॉज ऑफ डिफरेंट यस, ड्यू टू different number of neutrons. Explain why hydrogen 3 cannot decay by alpha particles emission. वो क्यों नहीं डिके हो जाएगा? शाबाश। Why hydrogen 3 कैन नॉट डिके बाय अल्फा पार्टिकल्स इमिशन? क्यों डिके नहीं हो रहा अल्फा पार्टिकल इमिशन के साथ? शाबाश, जल्दी से मुझे बताएं। इस वजह से नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास क्या चीज़ है मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा। इट्स न्यूक्लियस कंटेन ओनली वन प्रोटॉन्स। ठीक है, विच इज नॉट इनफ। ठीक है, विच इज which is not enough protons. नेक्स्ट वाली चीज़ को अब आपको कंप्लीट करना है। लाइक हीलियम है, बीटा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बीटा 0 -1। ठीक है, 0 -1, तो 3 + 0 आंसर इज 3, और 1 माइनस एंड माइनस प्लस, तो 1 + 1 आंसर इज 2। दिस इज माइनस साइन एंड दिस इज -1। क्लियर? Explain how the nuclear reaction in the protostar stops further collapse as the protostar become a stable star. Collapse होगा as the protostar become a stable star। के जो protostar है वो कैसे मतलब कि एक stable star form हो जाता है। इसमें अच्छा, इसमें क्या चीज़ होती है, दो बातें। नंबर 1 पॉइंट, ये जब आपस में जब कोलैप्स होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्शन जब प्रोड्यूस होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से, इट प्रोड्यूस अ वेरी हाई टेम्परेचर इन इट्स इनर कोर। तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखोगे, व्हेन दे बोथ आर कोलैप्स विद ईच अदर। ठीक है, ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस अ हाई टेम्परेचर इन इट्स इनर कोर। Nuclear reaction produces high temperature in its inner core। हाई टेम्परेचर से क्या चीज़ हो जाएगी, अब वो हाई टेम्परेचर से जाहिर सी बात है वो अपने अंदर से उतनी ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो रिलीज हाई टेम्परेचर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। पूरा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है,
Number next, number third, at that point the outward force and the inward force are balanced. Balance the gravitational force. Balances the gravitational force as well. ठीक है, इसमें फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? All good till now? Sir, later when it reaches stable, the gravitational force acting inward with the balance. Exactly. Inward and the outward forces are the balance. The next point 10 मार्क्स का था, तभी इस वाले क्वेश्चन में देखो टाइम लग रहा है, तभी मैं बोल रहा हूँ ये वाले इस तरह के जो क्वेश्चन जो मैंने लाइनअप बताए वो पहले पहले किया करें. The cloud of the dust and the gas that collapse also contain atoms of the heaviest element. State which part of the life cycle of a star is responsible for the production of the heaviest element. कहाँ पर हमारे heaviest element फॉर्म होते हैं? तो एक बात याद रखना, सुपर जायंट एक्सप्लोजन और द सुपरनोवा एक्सप्लोजन. एट द सुपरनोवा एक्सप्लोजन आप सिंपल ये लिख दें, एट सुपरनोवा explosion heaviest elements is heaviest element is formed. ठीक है, वहाँ पर कैसे फॉर्म हो जाएंगे, heaviest element फॉर्म हो जाते हैं. क्लियर हो गई मेरी बात? कोई मसला? नंबर नेक्स्ट, द आइसोटोप्स कंटेन. क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरे पास इसी से रिलेटेड है मेरे बच्चे, देखिएगा गौर से. The isotope iodine 131 emits the two types of the nuclear radiation. Gamma radiation is one of the type emitted. ठीक है, gamma radiation क्या है, one of the type emitted है. A sample of iodine 131 produce a narrow beam of radiation which passes into a magnetic field. जाहिर सी बात है किसमें पास हो जाएगा, magnetic field में. Figure 10.1 shows some of the path taken in the magnetic field by the radiation emitted from the sample. ठीक है, रेडिएशन क्या होगी, एमिटेड होगी सैंपल में. अब मेरे पास ये सैंपल बने हुए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनटू पेज, ये कैसे जा रही है, इनटू द पेज जा रही है. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज. ठीक है, इनटू द पेज जा रही है. ऑन फिगर 10.1 ड्रॉ विद गामा सिंबल एनी ऑफ द पाथ टेकन बाय द रेडिएशन. ठीक है, गामा रेडिएशन, कोई सा भी जो पाथ टेकन है गामा रेडिएशन आपने इसमें शो करवानी है. तो गामा रेडिएशन कैसे जाएगी, गामा रेडिएशन कहीं पर भी नहीं जाएगी, गामा रेज आर ऑलवेज पास स्ट्रेट. ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिएगा, गामा रेज कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं होती, गामा रेज बल्कि कहाँ कैसे जाती हैं, ऑलवेज पासेस द स्ट्रेट लाइक दिस. The radiation determine the type of the radiation emitted by the iodine 131. Explain how you obtain your answer. Types of radiation. इसमें किस टाइप की रेडिएशन हो रही होगी और एक्सप्लेनेशन बतानी है.
इसमें ना आपको कंप्लीट बताना है। सबसे पहले टाइप ऑफ रेडिएशन कौन सी है, इसमें अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। ठीक है, अब आपको किससे डिटरमाइन करना है, इसकी मूवमेंट से। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, गामा, क्योंकि डिफ्लेक्ट कहीं नहीं होती, ये डिफ्लेक्ट हो रही है डाउनवर्ड। ये कैसा है, इनटू द पेज है। इनटू द पेज में आप रखेंगे अपनी फिंगर फर्स्ट, और ये डिफ्लेक्शन हो रही है डाउनवर्ड। तो जब ये डाउनवर्ड जब डिफ्लेक्शन हो रही है, इट मीन्स दैट दिस इज योर द बीटा पार्टिकल्स और द बीटा रेज। अब आप क्या लिखोगे, टाइप ऑफ रेडिएशन में बीटा रेडिएशन आप लिखोगे, पहला इसका आंसर लिखोगे बीटा रेडिएशन, पार्टिकल नेगेटिव एंड दिस द बीटा पार्टिकल्स, यस बीटा। अब हमारे पास क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। आपने कैसे निकाला, आपको कैसे पता चला मेरे बच्चे, वी कैन फाइंड इट आउट, इट्स विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट हैंड, वी कैन फाइंड आउट with the help of left hand left hand rule, finger into पेज। ठीक है, फिंगर को आपने इनटू द पेज रखा, thumb is upward and current is upward and current is opposite direction of negative पार्टिकल्स। ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है। क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी? बाय द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल, यस, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। The beta particle is absorbed completely with the only the gamma radiation will pass through the some are absorbed। ठीक है, वो तो एब्जॉर्प्शन सही है, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना डाउनवर्ड, इस वजह से। ठीक है, नंबर 9, इन एन अदर एक्सपेरिमेंट द बीम ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल इज इंसिडेंट ऑन अ 5 मिलीमीटर थिक शीट ऑफ लेड। ठीक है, 5 मिलीमीटर की क्या है, थिक शीट ऑफ लेड है। स्टेट व्हाट हैपेंड टू द टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन इन द बीम। क्या होगा टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन ऑफ द बीम में मेरे बच्चे, बीटा रेडिएशन है, बीटा पार्टिकल्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एंड सम गामा रेज आर पास थ्रू द शीट। आपने 3 का मुझे बताया था, ओके, फिर सही है यूसुफ, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया था। बीटा पार्टिकल्स आप लिखोगे, बीटा पार्टिकल्स और द बीटा रेज, बीटा रेडिएशन completely absorb while gamma rays passes through इट। ठीक है, गामा रेज क्या रहेगा, उसमें से पास हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द बी पार्ट। द गामा रेडिएशन प्रोड्यूस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8.8 into 10 power 19 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ वैक्यूम इज दिस। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दिस गामा रेडिएशन इन अ वैक्यूम। आपको क्या बतानी, वेवलेंथ बतानी। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, वी कैन फाइंड इट आउट इट्स वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ फार्मूला विच इज़ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसके थ्रू आप इजीली क्या निकाल लोगे, वेवलेंथ निकाल लोगे। ठीक है ना, वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा, एफ वी डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू लैम्डा। वी हमारे पास क्या था, 3 into 10 power 8 मीटर्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ये रही 8.8 into 10 power 19 हर्ट्ज।
तो आपके पास क्या चीज़ निकल जाएगा, लैम्डा निकल जाएगा। तो लैम्डा इसमें से कैलकुलेट कर लें, 3.4 इंटू 10 पावर -12 मीटर, क्योंकि वेव लेंथ है ये मीटर में कैलकुलेट होती है। अच्छा, अब होमवर्क सुन लें जल्दी से। अभी हमारे कितने रिमेनिंग हो गए, रह गए क्वेश्चन। देखें 9, 10 जो बिग क्वेश्चंस थे वो तो मैंने करवा दिए, 8 मैंने करवा दिया, 7 करवा दिया, ठीक है। 1 से लेके 6 तक आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने होमवर्क करना है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन क्यूरी देन यू कैन आस्क मी, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन सबमिट इट टू मी एज वेल, ठीक है। तो इसको आपने सबमिट भी करवाना है, ठीक है मेरे बच्चे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।